किस राजा हाँ जी, देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है। वो गुजरात के जो राजा जयभट्ट थे उनके जो शिलालेख है ना, उस पे देवनागरी प्रथम बार अंकित हमें मिलती है भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है देवनागरी के लिए और भी विशिष्ट है, कहते देवनागरी क्या है? अक्षरात्मक लिपि मानी गई है। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ये प्रश्न भी आया था, देवनागरी वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है। तो ध्यान रखना भी, भारत की लिपियां हैं वो सबसे ज्यादा क्या है? अक्षरात्मक है। और जो बाहर की लिपियां हैं, विदेशी लिपियां हैं, उनको रोमन लिपि कहा गया है, वर्णात्मक लिपि कहा गया है, क्योंकि वो रोमन लिपि है। ठीक है, तो उनको वर्णात्मक बोला गया है, वो वर्णों के द्वारा बनी है भी। और हमारी है ये अक्षरात्मक है, ये अक्षरों के द्वारा बनी है। अक्षरों का मैंने आपको बता ही दिया था भी, अक्षरात्मक क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर क का उच्चारण करते हैं तो क प्लस ए, उसके बाद ये संपूर्ण एक क बना है। ठीक है, क्योंकि हर एक जो शब्द है, जो सॉरी हमारा हर एक जो वर्ण है ना, उसके अंदर स्वर जरूर है। ठीक है, तो दो शब्दों या दो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, शब्द को ही अक्षर बोला जाता है। तो उसी प्रकार से इसका नाम है वो अक्षरात्मक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अभी देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक जो अक्षर है उसको उच्चारित होते हैं। मतलब देवनागरी के अंदर प्रत्येक अक्षर है ना, उसको उच्चारित करने के लिए उनका एक वर्ण है जो वो दिया गया है। उसके बाद अभी देवनागरी की जो वर्णमाला है वो उनका क्रम है जो वो वैज्ञानिक है। क्या रखा गया है? क्रम है, उसको वैज्ञानिक ही बनाया गया है। किस क्रम को? देवनागरी के जो क्रम है ना, उसको वैज्ञानिक रखा गया है। ठीक है, यहां तक हमने कल किया था, एक बार फिर रिपीट हो गई अभी। ठीक है, सभी से निवेदन है भी, इसको एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि प्रश्न है वो सिर्फ यहीं से आता है, एक या दो प्रश्न इसके अंदर से मिल ही जाएंगे आपको भी। किसने इस शैली का प्रयोग है वो सबसे पहले बताया है, कहाँ पर किया गया है? तो जयभट्ट, गुजरात के जयभट्ट थे राजा, उसके जो शिलालेख के अंदर मिलता है। कब मिलता है? तो 7वीं और 8वीं सदी के अंदर मिल जाता है, क्योंकि इसका विकास संपूर्ण हुआ था 9वीं सदी के अंदर, 10वीं के अंदर हुआ है शारदा का। ठीक है, दो लिपियां बनी थी 7वीं और 8वीं सदी के अंदर। इसका जो वर्ण विषय है या कह सकते हो इसकी जो प्रतिलिपि है वो शिला के ऊपर मिलती है। कहां पर? गुजरात के जयभट्ट के राजा के। ठीक है, और कब मिलती है? तो 8वीं और 7वीं और 8वीं सदी के अंदर मिलती है। और हमने पीछे चार्ट पर किया था भी, ब्राह्मणी लिपि के बाद दो लिपियां मुख्य तौर पर मिली हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी है, उसको आगे जाके विस्तार हुआ सिद्ध मातृका, और उसी का ही नाम उसका आगे विस्तार हुआ है गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि का आगे हुआ है सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका का नाम दूसरा दिया है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का आगे दो और लिपियां निकली हैं, एक निकली थी शारदा जिसका विकास हुआ है 10वीं सदी के अंदर, और दूसरी हमारी आई थी देवनागरी, उसका विकास हुआ था 9वीं सदी के अंदर। ठीक है, उसका विकास हुआ है 9वीं सदी के अंदर, और ये आया है 7वीं और 8वीं सदी के अंदर। ठीक है, जो पहला शिलालेख इनका मिलता है। उसके बाद करते हैं भी सुधारों के ऊपर चर्चा। ठीक है, भी सुधार है उनके बारे में चर्चा करते हैं, इनके सुधारों के बारे में। तो सर्वप्रथम सुधार है जो किसने किया? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइप की छंटाई करके, कितने अक्षरों की? उस उनके पास 1926 टाइप जो वर्ण है वो थे भी, और उनकी छटाई करके मतलब उनको उनका जो वर्णन करके उनमें से ही कुछ निचोड़ निकाला, और 190 टाइप का एक फॉन्ट है जो उसे तैयार किया। एक 190 टाइप का एक फॉन्ट है, उसे तैयार किया गया। हम जैसे कहते हैं ना
भी, जैसे P++ में या इधर TCS वाले जो भी एग्जाम वगैरह लेते हैं उनकी बाद में टाइपिंग होती है, तो सर टाइपिंग के अंदर कौन सा फॉन्ट उठाया गया है, तो हम कहते हैं अभी रावी फॉन्ट उठाया गया है। हिंदी के लिए कौन सा फॉन्ट है, तो देवनागरी वाला फॉन्ट उठाया गया है। इस तरह के पीसी के अंदर ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उनके अलग अलग फॉन्ट तैयार किए गए हैं अभी। ठीक है, उसी तरह सर्वप्रथम जो फॉन्ट तैयार किया गया था हिंदी देवनागरी के लिए, तो वो 1904 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1926 वर्ण थे इनके पास, उनको टाइप किया, उनकी फिर छटाई की, मतलब उनके अंदर से निचोड़ निकाला और 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार इन्होंने कर दिया। यानी एक सॉफ्टवेयर की तरह कह सकते हैं, ये एक अलग तैयार कर दिया और उसे नाम दिया। क्या नाम दिया, खुद का ही नाम देंगे फिर भाई, तिलक फॉन्ट नाम है, उसे नाम दिया गया। और इसे बनाकर देवनागरी लिपि है, उसके अंदर इनके सुधार है, उनका शुरुआत करना या प्रारंभ करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना भी, सर्वप्रथम प्रयास किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया, तो 1904 के अंदर। इन्होंने कैसे किया था, तो 1926 टाइपों में से छटाई करके 190 टाइप का एक फॉन्ट तैयार इन्होंने किया था, जिसका नाम है अभी तिलक फॉन्ट। उसके बाद अभी सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने बारखड़ी तैयार की। अब उन्होंने तो एक फॉन्ट ही तैयार कर दिया, इस फॉन्ट के माध्यम से चलोगे तो आप जो इस देवनागरी लिपि का सुधार है वो कर सकते हो। ठीक है, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। पर उसके बाद कहते हैं उसके बाद अभी महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु थे, उन्होंने बारखड़ी तैयार कर दी थी, जो बारखड़ी होती है, ठीक है, हिंदी की पंजाबी की, उसी तरह इन्होंने एक बारखड़ी तैयार की। तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग है वो किया था। मतलब हरिजन सेवक इनका एक पत्र था भी महात्मा गांधी का शायद, ठीक है, उसके अंदर इनका प्रयोग है वो किया था। किसने किया था, सावरकर बंधुओं ने बारखड़ी का प्रयोग है वो किया था भी, ध्यान रखना। उसके बाद अभी सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचाक्षर न और मैं, यानी ये न वाले 5 अक्षर हैं, अंतिम वर्ण होते हैं, के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अनुस्वर के अंदर भी न की आवाज आती है, नाक से बोला जाता है, और ये पंचम अक्षर हैं वो भी नाक के द्वारा ही उच्चारण किए जाते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा भी, इन पंचा अक्षरों के ऊपर आप इनके जगह पे क्या कर सकते हो, अनुस्वर का प्रयोग है वो करना कर उसका प्रस्ताव इन्होंने रखा भी, ये उसका प्रयोग आप कर सकते हो। डॉक्टर गोरखनाथ प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का प्रयास बताया, प्रस्ताव रखा। किसने रखा, डॉक्टर गोरखनाथ ने। ये भी लाइन थोड़ी आगे वाले के अंदर देनी थी मैंने, ठीक है, पर इसी के अंदर ऐड होगी। तो सर्वप्रथम जो प्रयास है वो श्याम सुंदर दास है, उन्होंने पंचम अक्षरों का प्रयोग किया था, जिनके अंदर इन्होंने कहा जो पंचम अक्षर होते हैं, लास्ट जो अंतिम वर्ण होते हैं, ठीक है, उनके जगह के ऊपर क्या करो, अनुस्वर का प्रयोग है वो किया जाए। पर गोरखनाथ जी गोरख प्रसाद है, उन्होंने मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का ही प्रस्ताव दिया। जैसे अब आप जो बाएं तरफ लिखोगे तो ये कहते हैं बाएं तरफ कोई भी मात्रा नहीं आनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना छोटी की मात्रा, तो वो तो आनी नहीं चाहिए। इन्होंने ये कहा, ये कहते हैं जितनी मात्राएं आए उनको, हर मात्राओं को दाहिनी तरफ ही रखना है। किसने कहा था, तो डॉक्टर गोरख प्रसाद जी ने ये बोला था भी। उसके बाद है श्रीनिवास, बहुत ही महत्वपूर्ण भी, श्रीनिवास ने सुझाव दिया, क्या दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अलग प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। इन्होंने कहा जो महाप्राण शब्द हैं, महाप्राण वर्ण है, कौन से होते हैं, हर जो हमारी वर्णमाला है उसका दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरी लाइन हर लाइन का दूसरा शब्द और चौथा शब्द है,
ये महाप्राण होते हैं, जिनको बोलने के अंदर जो श्वास है उसको ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर बोलना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि उनकी जगह के ऊपर क्या किया जाए, अल्प प्राण वर्ण ना, उनके नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे उनकी संख्या के अंदर कमी भी आएगी, ठीक है, और उनका उच्चारण है वो भी हो जाएगा। ये कहा है किसने, श्री निवास जी ने, ठीक है, ध्यान रखना भी श्री निवास जी ने ये बात कही है। उसके बाद अभी हिंदी साहित्य में सम्मेलन के इंदौर के अंदर, मतलब जो हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंदौर के अंदर हुआ था। 24वें अधिवेशन में सन 1935 में इसे महात्मा गांधी के सभापतित्व के में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन है वो किया गया था। किसका, नागरी लिपि सुधार का गठन है वो किया गया। नागरी लिपि सुधार के संयोजक काका कलेलकर कहलाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण भी, इसके संयोजक कौन थे, काका कलेलकर थे। और इनके जो मुख्य अध्यक्ष की बात करें तो महात्मा गांधी जी माने गए हैं। सम्मेलन में कुल 14 सुझाव को स्वीकार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, काका कलेलकर के द्वारा काका कलेलकर के द्वारा कितने सुझावों को स्वीकार किया गया, तो 14 सुझाव थे, उनको स्वीकार इसके अंदर किया गया था। नागरिक प्रचारणी सभा ने सन 1945 के अंदर और 35 के अंदर वो सम्मेलन हुआ था। 1945 के अंदर नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का और गठन है वो किया गया था। किसका किया गया ये ध्यान रखना भी, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा ही सन 1945 के अंदर नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। अब उन्हीं के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये एक लिपि सुधार की ओर जो संस्था है वो कायम कर दी गई। और कब की गई, तो 1945 के अंदर ये की गई थी। कब की गई थी, 1945 के अंदर की गई थी। और नागरी लिपि सुधार सभा है ये 1935 के अंदर इसका अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर अध्यक्ष की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी आए थे, और संयोजक की अगर बात करें तो वो काका कलेलकर जी आए थे। और किस पे बात हुई थी, तो ये 14 सुझावों के ऊपर इसके अंदर जो बात है वो की गई थी, ठीक है। उन सुझावों के बाद इसके ऊपर थोड़ा और विचार करके इन्होंने 1945 के अंदर लगभग 10 साल के बाद एक और समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम क्या था, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन है वो कर दिया गया। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 को, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, किस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और सबसे ये कथन आता है एग्जाम के प्रति महत्वपूर्ण है भी, किस राज्य की सरकार ने सबसे पहले योगदान दिया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार है। उन्होंने देवनागरी लिपि के सुधार में सबसे प्रथम बार शुरुआत के अंदर जो अपना योगदान है वो दिया था अभी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण है वो किया था। इस समिति के अंदर कहते हैं कुल 9 बैठकें हुई थी। अब नरेंद्र 9 इस तरह याद रखें, ठीक है। 14 सुझाव की बात तो काका कलेलकर ने की है, ठीक है। और 9 जो बैठकें हैं वो हुई थी किसके द्वारा, नरेंद्र देव की अध्यक्षता के अंदर जो नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ उसके अंदर भी, ठीक है। और ये बनी कब थी, तो 1945 के अंदर ये बनी थी। उसके बाद 2 साल के बाद 47 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 31 जुलाई 1947 का इसकी जो अध्यक्षता हुई थी उसके अंदर नरेंद्र देव है, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये समिति का निर्माण जो चल रहा था उसके अंदर 9 बैठकें हुई, तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट है वो पेश कर दी थी। ये भी प्रश्न आता है भी,
भी कब रिपोर्ट है वो पेश की थी? तो 25 मई 1949 को। कितने साल हो गए? 2 साल के बाद लगभग कह सकते हैं। ठीक है, इनकी रिपोर्ट है वो पेश है की गई। अब क्या हुआ? कहता नरेंद्र समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 और 29 नवंबर सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर अपना विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन है किया गया। अब परिषद बनी थी एक, उसका गठन कहाँ हुआ? तो उसका गठन है लखनऊ के अंदर किया गया। और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को भी परिषद के अंदर है आमंत्रित किया गया। ठीक है, भी इसकी रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श करके 28 और 29 नवंबर 1953 के अंदर इसके सुझावों पर विचार किया गया। और उन विचारों के बाद लखनऊ के अंदर एक लिपि सुधार परिषद की बैठक है उसका गठन किया गया। और उसके अंदर क्या किया गया? अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट के जो मंत्री थे उनको बुलाया गया। और दूसरा जो भी विद्वान थे हिंदी के, ठीक है, और जो कवि वगैरह थे तो उनको भी इस समिति के अंदर आमंत्रित है वो किया गया। ठीक है, अभी सभी को बुलाया गया, भी आइए बैठक करनी है। और जो सुधार समिति सुधार बनते देवनागरी लिपि के सर्वमान्य बनते हैं तो उनको भी किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण अभी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गठित की गई थी लिपि सुधार परिषद, ठीक है, और कहाँ की गई थी? लखनऊ के अंदर। ठीक है, जो बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता तत्कालीन होता उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही की थी। उसके बाद अभी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव है वो दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बाकी तो लिपि सुधार की बात कर रहे थे, पर जो सुनीति कुमार चटर्जी है, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं। इन्होंने क्या प्रयत्न किया? इनका यही प्रयत्न था भी जो देवनागरी लिपि के स्थान पर कौन सी लिपि को स्वीकार किया जाए? रोमन लिपि को, यानी अंग्रेजी को ही स्वीकार किया जाए। और किसके पक्षधर माने गए ये? अंग्रेजी के पक्षधर ही माने गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भी बाकी सभी तो प्रयास किसके चल रहे थे? हिंदी देवनागरी लिपि के सुधार के चल रहे थे, पर उनमें से जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं इन्होंने किसका पक्षधर किया? तो इन्होंने रोमन लिपि का पक्ष है वही किया था। उसके बाद अभी, हाँ बस यही है यहाँ तक, एक मिनट, हाँ यहीं तक ही है अभी सुधार समिति। इसके बाद आगे वाला चैप्टर था वो मैंने दूसरे क्लास के अंदर ही रखा है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, इससे अलग ही टॉपिक है। तो यहाँ तक है। ठीक है, जितना भी है करवाया है। ठीक है, और जिसको नया समझ लगी हो भी वो प्लीज पूछ सकते हो।